Hello, all of you. This is CS Tushar Pahade, and today I'm not going to teach you anything regarding company law, but then, of course, we'll be discussing something which will be very beneficial to you for your June 2016 exam, or also if someone is watching who has exam in December or next year, whatever, it will be very, very, very crucial, right? ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी लॉ पेपर एनालिसिस, राइट। पिछले 4-5 एग्जाम से मैं पेपर फॉलो कर रहा हूँ, पेपर देख रहा हूँ, बच्चे कैसा पेपर मतलब एग्जाम में पेपर आता कैसा है और बच्चे लिखते कैसे। पिछले 3-4 अटेम्प्ट से मैंने देखा है हार्डली बच्चे 10% पास हो रहा है, 10 से 15% पूरे सिलेबस में। क्यों, क्या हो रहा है ऐसा, क्या कर रहे हैं बच्चे, व्हाट्स द इशू, आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोग 40 मार्क भी स्कोर नहीं कर पाते। 70-80 तो बहुत दूर की बात है सर। You are not able to even score 40 marks. I'm just general talking. You मतलब I'm not talking about you, but you people as a general. Why you are not able to score more than 40-50 marks? Why? क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज की और सोचा कि यार आपसे बात की जाए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पेपर टुडे कि how the paper come basically for the exam, and then what to do basically to score 75 marks. So I have a topic, the heading which goes like this: key to success, है ना, key to score 75 marks. How can you score 75 marks in company law? And if you aim at 75 plus, then at least you can end up at, I guess, 60-65. बट अगर आप सोचेंगे मैं 50 मार्क लाऊं तो शायद आप तो 30 भी नहीं ला पाएंगे। तो आपकी एम 75 की होनी चाहिए। सेकेंडली, CS एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ का जो पेपर है उसमें 32 चैप्टर है, 32 से 33 चैप्टर है, 33 चैप्टर्स आर देयर इन टोटल, एंड देयर आर 2 वेज टू स्टडी, वन इज क्वालिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कुछ मेन चैप्टर्स पे ध्यान दें, पढ़े सब, लेकिन कुछ मेन चैप्टर पे इतना फोकस करें जिसमें आप एग्जाम में 70-80 मार्क्स का स्कोर कर पाओ। एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी में है वो चैप्टर्स बट उसमें ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, दम नहीं है, एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और अगर नहीं भी आया तो भी, और आ भी गया तो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो ये हम लोग कुछ बातें देखने वाले हैं अभी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ क्या होती है। आज जो मैं आपको बताऊँगा उससे आप बिल्कुल चौकन्ना हो जाएंगे, आपको एकदम शौक लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। आप लोग शायद एक बोलते हैं ना लेबर सामान पढ़े जा रहे थे, सब कुछ मिल रहा है, पढ़ना है, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है कि करना क्या है, बस पढ़ना है। तो मैंने कुछ चीज़ें स्टडी की आपके लिए, ठीक है, और मैं आपके सामने वो डिस्कस करने वाला हूँ आज। और इसके बाद आई एम वेरी मच श्योर कि आफ्टर दिस हाफ एन आवर ऑफ लेक्चर यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू डू सम थिंग्स फॉर दैट विच विल हेल्प यू। ऐसे तो फोकट में 75 मिलने वाला है नहीं, आधा घंटा सुनने के बाद मिलने लग गए फिर तो बस, ऐसा नहीं है ना। मेरे पास कोई एक्चुअली की है सच में, वैसी कोई की नहीं मेरे पास, बट वो की आपको 2-4 स्टेप्स पार करने के बाद ही मिलेंगी, सिर्फ हाफ एन आवर के लेक्चर से नहीं मिलेगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द कंसेप्ट टुडे कि आज हम लोग क्या बेसिकली देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपके सामने। अब पहला, आपको शायद पता होना चाहिए या शायद आपको पता भी नहीं होगा कि लास्ट पेपर जो था जून 2015 और दिसंबर 15, मैं अभी दिसंबर तक का कलेक्ट किया है मैंने, दिसंबर 15 और जून 15 का स्टेटस क्या है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, CS एग्जीक्यूटिव का पासिंग परसेंटेज क्या है। यू विल बी वेरी मच शॉक टू सी दिस। मॉड्यूल 1 में जून में जहां बच्चे 13.8 मतलब अराउंड 14% पास हुए थे, दिसंबर में वो घट के 11% रह गया है। मतलब इस अटेम्प्ट में, एक साल में बच्चों की पासिंग परसेंटेज तादाद है वो कम हो रही है। क्यों, विल डिस्कस इट। मॉड्यूल 2 में तो और भी डेंजरस है, 10 था वो तो वैसे ही 10 के आसपास रहा हुआ है, बट जिन्होंने बोथ मॉड्यूल ट्राई किया, ऐसे बहुत लोग हैं, और बोथ मॉड्यूल ट्राई किया, वो केवल 5% थे लास्ट ईयर, जो घट के अब 3-4% तक रह गया है, 3-4% तक रह गया है। मतलब अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 4 पास हो रहे हैं, 100 देते हैं तो 10 हो रहे हैं, 11 हो रहा है, मतलब अमूमन 10% का एवरेज चल रहा है यहाँ पे। बाकी 90% पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? अच्छा, और आपको थोड़ा हर्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई CA वाले बच्चे होंगे तो थोड़ा बुरा मत माने, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, और जो CS वाले हैं वो थोड़ा ध्यान दे। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो CA IPCC कर रहे होते हैं, CA IPCC कर रहे होते हैं, CA फाइनल में होता है, एंड दे कम टू CS एग्जीक्यूटिव एंड गिव एग्जाम एंड दे क्लियर इट।
एंड दे नॉर्मली यू हैव सीन दे कम इन टू रैंक। अभी कई लोगों को पता होगा, अभी जो दिसंबर में एक लड़की टॉप आई ऑल इंडिया रैंक 1 CS प्रोफेशनल में, जानवी कोठारी, CS प्रोफेशनल ऑल इंडिया रैंक 1। आप लोग इंडिया में जहाँ भी सुन रहे होंगे इसको थोड़ा ध्यान देना। जानवी कोठारी ऑल इंडिया रैंक 1, शी बिलोंग्स टू नागपुर, मेरी स्टूडेंट रह चुकी है और मैं उनको जानता भी हूँ अच्छे से, काफ़ी पर्सनली अच्छे से, कि कैसे पढ़ाई करती है वो। एंड शी इज़ अ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक CA है और ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। बहुत खुशी की बात है ना, खुशी की बात है, बिल्कुल उसके लिए है। बट आप जो सिर्फ CS कर, उनके लिए शर्म की बात है कि आप क्यों नहीं आते इसमें आगे, क्यों आप लोग पास नहीं हो रहे, क्यों आप लोग ढंग से मार्क्स नहीं ला पाते, और क्यों वो लोग जो CA बैकग्राउंड से बिलोंग करके CS में भी आते हैं वो आगे निकल जाता है। आपको थोड़ा भी हर्ट नहीं होता, थोड़ा भी बुरा लगता नहीं कि यार हम CS लोग क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? प्रॉब्लम ये है कि आपका शायद जो क्वालिटी है ना, जहाँ पे दिमाग आपका लगना चाहिए वो प्रॉपर नहीं लग रहा है। आप सिर्फ रट के पढ़ रहे हो, दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, बस पढ़ना है मतलब पढ़ना है, कुछ भी समझ नहीं है। अरे ऐसे में तो फिर BCom में और CS में फ़र्क क्या रहेगा? BCom में भी सब पास हो जाते हैं, CS में भी सब पास हो जाते हैं, फिर BCom और CS में फ़र्क क्या रहेगा? सब लोग कचरे सामान CS में बन जाएंगे पास। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये रिजल्ट बहुत डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। I spoke on behalf of you. Now I also talk about on behalf of ICSI, और ICSI बहुत चिंतित है इस बारे में। ICSI को मालूम है कि यार ये रिजल्ट खराब है, बट देन वो क्या करे? उसको ये भी मालूम है कि बच्चों की क्वालिटी भी खराब है, बच्चों को प्रॉपर लिखना ही नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? ध्यान देंगे यहाँ पे। ये मैंने डाउनलोड किया है, आपके वेबसाइट पे भी मिलेगा आपको, ठीक है? थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। देखिए इस पे लिखा हुआ है, एग्जामिनर्स ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स, ठीक है? बच्चों के कुछ परफॉर्मेंस पर कुछ आंसर दिए हुए। देखिए जो डेटा मैंने बताया आपको, देखो कंपनी लॉ में 40 to 49 24 बच्चे पास कर रहे हैं, 50 to 59 6%, 60 अबाउ 1% है। ये टोटल मिला के 30-31 हुआ, मतलब बाकी 70% बच्चे 40 से नीचे है, 40 से नीचे है। इस पे ऐसा नहीं हो रहा, देखो कॉस्ट में, क्योंकि वो MCQ है, इसमें भी ऐसा नहीं हो रहा है। ये देखो ये टैक्स पे भी, टैक्स और कॉस्ट MCQ है, ECL में फिर देख लो, पर फिर भी ECL थोड़ा तो अच्छा है, थोड़ा तो अच्छा है। CB में भी ऐसे ही हो रहा है। अकाउंट्स में तो बहुत ही वाहियात हालत है। क्यों क्यों? IGL में फिर अच्छा कर ले रहे, क्योंकि IGL क्या है, MCQ है। MCQ है तो ठीक है, तुक्का मार लिया, टिक कर लिया, चल गए, बुरा मत माना, लेकिन मैं भी खुद पढ़ाता हूँ IGL, तो मुझे मालूम है कि टिक कर लिया, थोड़ा बहुत 19-20 हो गया, आगे पीछे हो गया, नहीं आंसर है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लिया। वो इतना आसान नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि MCQ में नेगेटिव मार्किंग है, बट फिर भी लोग कर लेते हैं, बट वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कंपनी लॉ में, शायद आपको लिखना ही नहीं आता है, टिक मारना है, गोला करना है, MCQ में टिक मारना है, हाँ ठीक है सर, बट लिखना है नहीं सर, नहीं आता है। क्यों? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये तो प्रोफेशनल का था, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ आइए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस मॉड्यूल 1, ध्यान से सुनना भी अच्छे से जो बताने वाला हूँ। Sections of Companies Act 13 have been made applicable for the first time in this paper. The overall performance of the student were just average. Overall performance was just average. Many students seem not to have understood the concept of Company Act 13. मैंने नहीं बोला है, ये डाउनलोड किया मैंने ICSI से। Many students have not understood the concept, क्योंकि आप रट के पास करते हो, सिर्फ रटते हो चीज़ों को और पास करने के लिए कोशिश करते हो, आपको कंसेप्ट ही समझा नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, ICSI का, और ये नागपुर के बच्चों की बातें कर रहा हूँ, पूरे इंडिया के बच्चों की हालत ऐसी है, फिर वो दिल्ली का है, मुंबई का है, साउथ का है, कहीं का भी है, आई डोंट केयर। ये हालात ICSI के बच्चों की है, कंसेप्ट ही नहीं पता, ठीक है? चलिए, the candidates showed average performance in question number 1, which cover aspects such as capital reserve, reserve capital, piercing of property। देखो मैंने पेपर भी निकाल कर रखा आपके लिए, ये वाला पेपर था जो पेपर के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? तो पीपल नॉट अवेयर अबाउट पियर्सिंग थ्रू कॉर्पोरेट क्या होता है, दे आर नॉट अबाउट अवेयर अबाउट रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। तो क्वेश्चन वाज रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर वन ऑफ सेम, एंड मेनी पीपल रोट यस इट्स सेम, इट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। कुछ तो भी फालतू बातें लिख के आए कि इसमें कैपिटल वर्ड पहले आता है, इसमें बाद में आता है, इसमें पहले आता है। अजीब अजीब बातें लिख के आते हैं सर, अजीब अजीब बातें लिख के आते हैं, ठीक है ना?
खैर, तो क्या बोला देखिएगा, तो कैंडिडेट शोड एवरेज परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन नंबर 1 विच कवर एस्पेक्ट्स सच एज कैपिटल रिजर्व, उसके बाद रिजर्व कैपिटल, पियर्सिंग टू कॉर्पोरेट व्हील, मेंटेनिंग मिनट्स इन लूज लीफ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सब चीजों में बच्चों ने क्वेश्चन बराबर लिखी नहीं, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। खैर, द कैंडिडेट, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, द कैंडिडेट वर रिक्वायर्ड टू अटेंड इधर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दो ऑप्शन आते हैं, 2 और 2A। द परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन नंबर 2 वाज एवरेज and in question number 2A many candidates again not understood the concept of perpetual succession, not understood the concept of perpetual succession। हाँ, क्या होता है इसमें, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ठीक है डिफरेंस था, लिख दिया बच्चों ने, बट क्वेश्चन नंबर 2A में पहला क्वेश्चन, मतलब अभी देखो कितना अच्छी पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ सामने, ठीक है ना। हाँ, द परफॉर्मेंस क्वेश्चन नंबर 2 वाज एवरेज, क्योंकि डिफरेंस था। 2A पीपल नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन नहीं मालूम। हाँ देखो क्वेश्चन क्या था, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको सच में हंसी आएगी। इन एन AGM of Amar Private Limited, all the shareholders were killed in a bomb blast. State whether the company is still in existence. If so, how? क्वेश्चन क्या था, नाउ अंडरस्टैंड। मेरा एक बच्चा स्टूडेंट पेपर देख के बाहर आया, बाकी सबने बराबर लिखा, लेकिन होता है ना एक, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, बच्चा भी तो एक सपोर्ट करता है ना। बच्चे ने पढ़ाई नहीं, कभी क्लास में नहीं आता था, कभी ध्यान नहीं दिया, नहीं कंसेप्ट नहीं पढ़ा, बहुत बताता था मैं उसको, तो आया वो आके, वो सर बहुत इजी पेपर था सर। मैं बोला वेरी गुड, अच्छा लिखा तूने? बोले सर बहुत अच्छा लिखा सर, और ये तो क्वेश्चन बहुत ही मजा आया सर मेरे को। बोले क्यों, क्या हुआ भाई? बोले सर बहुत सिंपल था क्वेश्चन सर, AGM था सर, AGM में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया सर। अब AGM सर साल में एक बार लेना कंपलसरी है, और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया सर, तो बॉम्ब ब्लास्ट होते बराबर मेंबर मर गए और AGM सर एडजॉर्न हो गए सर, और एज पर लॉ AGM एडजॉर्न नहीं करनी चाहिए थी, आपको AGM लेनी चाहिए थी। मेरा अच्छा, तो तूने क्या लिख के आया? मेरे सर मैंने कंक्लूजन में लिख के आया सर कि बॉम्ब ब्लास्ट थोड़ा देर बाद होना चाहिए था, बॉम्ब ब्लास्ट थोड़े देर बाद होना चाहिए था, क्योंकि पहले AGM हो जानी चाहिए थी, AGM हो जाती फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता, चलता था, लॉ तो फॉलो हो जाता था। AGM पहले होनी चाहिए थी, फिर बाद में बॉम्ब ब्लास्ट होना था। मतलब बॉम्ब को मैं थोड़ा लगा टाइम प्लीज बॉम्ब, थोड़ा 10 मिनट बाद रुकना, मैं फटाफट AGM का एजेंडा पढ़ लेता हूँ, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, फिर हम सब आराम सुकून से मर जाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसा लगा 2 थप्पड़ मारूं उसको मैं, और आपको लगता है ऐसे ऐसे लिखने से पास होंगे? और ये मेरा कहना नहीं है, ICSI बोलता है, लोगों को ये तक समझ में नहीं आया कि लिखना क्या है इसके अंदर में। दे हैव नॉट इवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। अरे भाई इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा होगा, आपको हंसी भी आ रही होगी, बट आप हंस रहे होंगे, बट आप शायद गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने भी ऐसी कुछ कुछ गलती की है, गारंटी गारंटी आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, कहीं ना कहीं कुछ और तरह से। ये तो बहुत ही हॉरिबल क्वेश्चन गलती थी उस लड़की की, बट ठीक है माना मैंने, आपने नहीं की होगी ऐसी गलती, बट आपने ऐसी कोई और गलती है, क्योंकि देखो कितने केस लॉजी तो है पेपर में से, केस लॉजी आता है, ये पूरे पेपर की केस लॉजी है, तो केस लॉजी है, इस पर कहीं ना कहीं गलती तो आपने केस लॉ में कहीं ना कहीं की होगी, ऐसा मुझे लगता है, और कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? तो ये क्वेश्चन था इन AGM ऐसा वाला, ठीक है ना। खैर, तो व्हाट दे सेड, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट वाज नॉट, मतलब था, दे आर नॉट अवेयर अबाउट लोन्स टू डायरेक्टर सेक्शन 185। सिमिलरली कैंडिडेट वर रिक्वायर्ड टू अटेंड, इधर क्वेश्चन नंबर 3 और 3 है, क्वेश्चन 3 बीइंग केस लॉ बेस्ड, और ये सब सॉरी देखो, ये देखो कितना बढ़िया लिखा है, क्वेश्चन 3 बीइंग अ केस लॉ बेस्ड question, and question number 3 was combination of state and case law based. The performance conditions were very poor in question number 3 because वो केस लॉ था, एंड एवरेज इन क्वेश्चन नंबर 3 है क्योंकि वहां पे मिक्स था। मतलब जहां प्रॉब्लम कहाँ है केस लॉ की, आप गए, क्योंकि केस लॉ में तो अभी देखो समझो अच्छे से, वाला क्वेश्चन अमर वाला कितना वाहियात क्वेश्चन था, पर कैसे बच्चा फंसा उसमें, और ये तो बहुत सच में इजी था, आगे के केस लॉ से बहुत टफ थे, बच्चा कुछ भी लिख के आता है केस लॉ में, कुछ भी लिख के आता है, प्लीज ट्रस्ट मी, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन क्वेश्चन नंबर 4 बीइंग केस लॉ बेस्ड बिलो एवरेज, अगेन कैंडिडेट वेरी शोड वेरी पुअर परफॉर्मेंस क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे इंटरेस्ट क्वेश्चंस थे, वेरी पुअर, हाँ वेरी पुअर बोला है। द परफॉर्मेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 वाज एवरेज, 6 इसलिए एवरेज था, देख लो क्यों एवरेज होगा, ये तो ठीक है 2 है,
5 था, 6 था। देखो 6 पे एवरेज क्यों है? मेजर क्वेश्चन कैसे आया? एक ही क्वेश्चन केस लो आया, बाकी सब कौन से आए? स्ट्रेट फॉरवर्ड आए। इसलिए बोला कि उसने क्या बोला? एवरेज करके। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फाइनल लाइंस। ये आईसीएसआई के वर्ड्स है। The candidates are expected to go through with the applicable provisions of Company Act 13। because आपको शायद पता होना चाहिए कि कंपनी एक्ट के सारे सेक्शंस अब तक नोटिफाई नहीं हुए हैं। 284 सेक्शंस नोटिफाई हुए हैं आउट ऑफ 470। 470 में से 284 अप्लाई हुआ है और अराउंड 186 अभी भी नोटिफाई होना बाकी है बिकॉज ऑफ एनसीएलटी वगैरह। मैंने बोला ना, मैं आपको पढ़ा नहीं बता रहा हूँ। तो 186 सेक्शंस के लिए आपको कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा? पुराना वाला। वाइंड अप वंड अप के लिए पुराना एक्ट और बाकी के लिए कंपनी एक्ट नया वाला। ठीक है। They should not be satisfied with surface knowledge, ठीक है, to pass the exam. In-depth knowledge is required to tell। आगे से बोलना मत सर मैं पास क्यों नहीं हुआ एग्जीक्यूटिव। अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, प्लीज गो बैक, एग्जीक्यूटिव वापस दे और फिर आए। डोंट डेयर टू से एनीथिंग अबाउट आईसीएसआई। आज के बाद आईसीएसआई के बारे में गलत मत बोलना। अगर आपको गलत लगता है मैं क्यों पास नहीं हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, प्लीज़ चेक करो आपने क्या गलती की है। कुछ तो गलती की होगी। या 10-12% बच्चे पास होते हैं, क्यों होते हैं? सच में दे डिजर्व। एंड बाकी लोग क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यू ऑल्सो डिजर्व इट, बट देन यू हैव सम प्रॉब्लम इन राइटिंग। प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। वॉट दे आर सेइंग, दे आर जस्ट सेइंग दैट यू आर नॉट बैड, हैव नॉट अ प्रॉपर थॉरो नॉलेज। मे बी यू हैव कवर सम थिंग्स ऑन अपर लेवल, ऊपर बस सरफेस लेवल तक आपने पढ़ लिया, टचअप कर दिया, पढ़ लिया, निकल गए। अंदर घुस के कभी देखे नहीं, कभी देखे नहीं। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। और आखिर में क्या बोला? इन डेप्थ नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू टैकल द एप्लीकेशन और एंड क्वेश्चन। दे आर एक्सपेक्टेड टू रीड चार्टर सेक्रेटरी, आपको आईसीएसआई वाला भेजते हैं, अदर केस लॉ बुक्स वगैरह आप सब पढ़ेंगे, बेयर एक्ट पढ़िए, सिर्फ ये सब करके आप करेंगे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और ये मेरे कोई वर्ड्स नहीं थे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग यू। इट इज़ ऑफ आईसीएसआई, यू कैन डाउनलोड इट ऑन वेबसाइट ऑफ आईसीएसआई, देख सकते हैं आप। मेरे कुछ भी नहीं इसमें। आपको लगा तो शायद सर डराने के लिए दिखा रहे हैं, नहीं मेरा नहीं है, ये तो बना हुआ है। किसने बनाया है? आईसीएसआई ने। मेरा तो कुछ और है, मैं तो आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है। अब आप खुद सोचिए, देखिए अपने बारे में, तो ये तो आपको समझ में आ गया। नाउ यू थिंक यूर सेल्फ, जो द क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ। नाउ रीजन मस्ट बी, या तो एक देखो क्या हो रहा होगा रीजन, ये जो भी मैंने बताया वजह क्या होंगी। एक तो सब्जेक्ट बहुत लेंदी होगा, है ना, लेंदी होगा, या तो फिर कंटेंट बहुत टफ होगा, या फिर तीसरा होगा कि भैया प्रॉब्लम जो है आपका जो क्वालिटी है वो आपके लेवल के बियॉन्ड है। कंसेप्ट मतलब टॉपिक जो है, जो लेवल है आईसीएसआई की, वो आपके लिमिट के, आपके रेंज के बियॉन्ड है। ये तीन वजह होनी चाहिए, है ना। एक तो लेंदी होना चाहिए, सब्जेक्ट बहुत लेंदी होगा सर, 32-33 चैप्टर है सर कंपनी लॉ में, बहुत लेंदी है सर। पहला लेंदी होगा, दूसरा कंटेंट बहुत टफ होगा ऑब्वियसली, तीसरा आपके लेवल के बियॉन्ड होगा। राइट? रियली? डू यू रियली थिंक इट? कई लोगों ने मन में हाँ भी बोला होगा अपने। सच में आपको लगता है कि कंटेंट टफ है? आईसीएसआई पागल है जो आपको क्या करके देगा? आपके लेवल के बियॉन्ड देगा? सच में टॉपिक लेंदी है? आपके अगर दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये सब ऐसा कुछ है, प्लीज़ दिमाग से निकाल दे। न सब्जेक्ट लेंदी है, न कंटेंट कोई टफ है, कुछ भी नहीं है। न कंटेंट टफ है, न सब्जेक्ट लेंदी है, और नहीं आपके लेवल उसके लायक नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे फाउंडेशन से आए होंगे, फाउंडेशन में भी कंपनी लॉ था ना, तब लेवल ईजी थी ना। फिर आप एक साल बड़े हो गए, आप एग्जीक्यूटिव में आए, लेवल बढ़ेगी ना। और अगर अभी ऐसा रहोगे तो अगले साल तो सीएस प्रोफेशनल में जब जाओगे आप, तब तो आपको एडवांस कंपनी लॉ है, सामने वर्ड लग गया एडवांस, तब क्या बोलोगे? प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसे कैसे हो सकता है कि आईसीएसआई आपसे आपके लेवल के बियॉन्ड पूछेगा? कुछ भी बात सोचते हो आप। कैसे वो आपके लेवल के बियॉन्ड सोचेगा? कैसे वो आपको टफ चीजें पूछेगा? जो आपके लेवल की वही तो पूछेगा आपसे। एक और चीज, अच्छा आपको लगता है आपके लेवल की बियॉन्ड है, इज इट बियॉन्ड द लेवल ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ आईसीएसआई अक्रॉस इंडिया? यस ना, देन वो कैसे पास हो जाते हैं फिर? प्लीज ये बिल्कुल गलत थॉट्स, निगेटिव थॉट्स निकाल दो दिमाग से कि लेंदी है, टफ है, बिल्कुल नहीं है। ये आपको सच में अगर लगता है रियली, तो आप गलत सोचते हैं, प्लीज गलत सोचते हैं। प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम है ये वाला। थिंक वंस, एक बार सोच के देखिए जरा, अपने मन से सोच के देखिए। मैं इसको थोड़ा सा आराम से वन बाय वन पूछता हूँ, जस्ट थिंक एंड रिप्लाई मी। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू रियली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आस्क्ड?
जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सच में आप समझ पा रहे हो? प्लीज अंडरस्टैंड ना, एक बार कभी भी पेपर खोल के देखना। और जितने भी लोग फेल हुए थे, पहला क्वेश्चन तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, क्या आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर पाए कभी? डू यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली? प्लीज चेक, प्लीज थिंक, डोंट टेल मी, you think in your mind yourself that do you understood the concept, do you understood the question asked? जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो पता है वो सच में क्या पूछा गया है? दूसरा, डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड कंसेप्ट? वो तो खैर आप खुद सोचोगे कि आईसीएसआई ने खुद ही क्या बोला है कि आपका लॉजिक और कंसेप्ट नहीं है, आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा, ऐसा उनका मानना है। बाकी आप खुद चेक करो। आपको लगता है नहीं नहीं सर मेरा इन डेप्थ है सर, हाँ तो अच्छी बात है, आपके लिए शायद थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। क्या? डू यू एबल टू फ्रेम, डू यू रियली एबल टू फ्रेम प्रॉपर आंसर? क्वेश्चन तो आ गया, चलो मान लिया क्वेश्चन समझ में आ भी गया, आंसर लिखना आ रहा है क्या? प्रॉपर फ्रेमिंग आ रही है क्या? ड्राफ्टिंग आ रही है क्या? प्रॉपर ड्राफ्टिंग आ रही है क्या? और चौथा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आईसीएसआई एक्सपेक्ट? आपसे आईसीएसआई या एग्जामिनर क्या सोचता है, क्या चाहता है, वो क्या चाहता है आपसे? सबसे बड़ा पॉइंट तो वो जरूरी जानना। और सिंस आई एम ए सीएस आई विल टेल यू व्हाई एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट्स, बिकॉज एक सीएस समझ सकता है, मैंने भी एग्जाम पास किया आईसीएसआई का कभी ना कभी, और मुझे पता है कि आईसीएसआई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे। एग्जामिनर, मैं खुद पेपर चेक करता हूँ बच्चों के, तो मुझे पता है कि बच्चे जब लिखते हैं ऐसे घटिया आंसर तो कितना शर्म आती है मुझे भी, और फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं काट देता हूँ। जो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था वो एजीएम वाला, अमर प्राइवेट लिमिटेड वाला, काट दिया। मेरे को लगता मान नहीं क्या था मैं तू थप्पड़ मारूँ, बट थप्पड़ तो मार सकता नहीं, बट अगर मैं उसका पेपर चेक करता तो मैं काट देता। अच्छा, मैं काटता एक क्वेश्चन, पर मेरे दिमाग में उसके बारे में क्या इमेज पड़ती, इसको कुछ भी नहीं आता है, और मैं आगे जाके क्वेश्चन क्या करता, जो भी लिखता वो मैं उसको चेक करके उसके मेजर आंसर काटता। इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। प्लीज अंडरस्टैंड। ये चार बातें अपने मन में पूछ के देखो एक बार। पहला क्वेश्चन कि क्या आप क्वेश्चन समझ पाते हो सच में? उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको लॉजिक और कंसेप्ट समझेगा उसके पीछे के, कि क्या सोच के बनाया गया टॉपिक, टॉपिक के पीछे की मंशा क्या थी, सोच क्या थी, ये पता है। तीसरा, क्या आप आंसर प्रॉपर फ्रेम कर सकते हो, और अगर हाँ तो आपको पता है ऐसे ऐसा क्या एक्सपेक्ट करता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस आंसर्स यू विल सक्सीड, इफ नॉट देन आई एम हियर टू टेल यू। ध्यान देंगे अच्छे से आने वाले 15 मिनट। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, आई हैव एनालाइज्ड पास्ट 5 पेपर्स। पिछले 5 पेपर मैंने एनालाइज करके दिए आपको, 5 पेपर एनालाइज किए हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने एक कंसेप्ट बनाया है, ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस। आउट ऑफ दिस 5 पेपर्स आई हैव फ्रेम्ड ABC एनालिसिस। ये देखकर आप चौंक जाएंगे, चौंक जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। आपको शायद ये पता नहीं होगा जो मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, कितने पोर्शन पढ़कर आप कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है, कितने पोर्शन से कितने मार्क्स एग्जाम में आता है। पूरा सिलेबस 32-33 चैप्टर्स का है, ओके, ये तो मालूम है हमको, पर इसमें से सब में से इंपॉर्टेंट नहीं आता है, कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ बच्चे जानते होंगे डायरेक्टर्स का चैप्टर, मीटिंग्स का चैप्टर, ये कितना भी बोल लो इसमें से एग्जाम में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारे कंपनियों की जान है। आप जब सीएस बनेंगे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टर्स के बारे में ध्यान देंगे, डायरेक्टर्स के साथ आप बैठते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स आपको हमेशा लेनी पड़ेगी, उसके लॉज रूल्स एप्लीकेबिलिटी सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो रियल लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है वो देखो आप, एग्जाम में वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रियल लाइफ में बहुत कम है वो एग्जाम में भी बहुत कम इंपॉर्टेंट रहेगा, सच में। ये मैं कुछ कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, ठीक है। मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, A, B और C। सबसे पहला A कैटेगरी, ध्यान से सुनना अच्छे से। A कैटेगरी में अगर आप सिलेबस का 30% पोर्शन पढ़ते हो, 30%, यू कैन एबल टू स्कोर 60% एग्जाम्स। आप एग्जाम में 60 मार्क का पेपर सॉल्व कर सकते हो सिर्फ 30% पढ़ाई करके। सर 30% पढ़ाई करके? यस, जी हाँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं, सामने सबूत आपके दिखाऊंगा। केवल 30%, मतलब 33 चैप्टर्स में से 30% यानी कि 10 चैप्टर, 9-10 चैप्टर पढ़ के, 9 या 10 चैप्टर पढ़कर आप 60% एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, सॉरी लिख सकते हो। स्कोर करना वो बात की बात है। फिलहाल मैं ये बोलता हूँ क्यों, इसमें से एग्जाम में 60% मार्क का आएगा। सर नहीं आया तो देख भाई 60 का तो आएगा, मैं भगवान तो हूँ नहीं, हो सकता है इस बार कितना मार्क का है, 65 आएगा या 55 आएगा, बट ये गारंटी है कि 50 के नीचे नहीं आएगा। 60 एग्जैक्टली आएगा नहीं, आई एम नॉट
गिविंग गारंटी ऑन दैट। ये पास्ट था, पास्ट। फ्यूचर आई कांट प्रेडिक्ट। जून में पेपर कैसा आएगा मैं नहीं बोल सकता आपको, मुझे मालूम नहीं है, बट मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये 10 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं, आप भी जानते हो, अभी आपको बताऊंगा 10 चैप्टर कौन से वाले हैं। आप भी जानते हो कि 10 चैप्टर वो वाले हैं जो सच में क्या है, बहुत क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इसमें से एग्जाम में आना लाजमी है, ज़रूरी है, और आएगा ही। वैसे ही मेरे पास बी कैटेगरी और है जिसपे और 30% मार्क पढ़ लोगे तो आप 30 मार्क और स्कोर कर सकते हो, यानी 60% पोर्शन पढ़कर आप 90% एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। बचा ही क्या? बचा वो सी कैटेगरी, सबसे छोटी कैटेगरी, 40% पार्ट है उसके अंदर में। उसमें से एग्जाम में क्या आता है? 10%। 10%। तो 30, 30, 40, अगर आप ये 100% पोर्शन पूरा पढ़ेंगे तो आप ये 100% एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, कौन सा वाला? लास्ट वाला, और फिर भी अगर आप 50-60% पढ़ाई कर लो, ये जो मैं चैप्टर बताने वाला हूँ 10 और 10 20 चैप्टर ऐसे कर लो जिससे आपको एग्जाम में 90 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। और मैं फिर से बोलता हूँ 90 आएगा ज़रूरी है नहीं, बट कम होगा। बट कितना कम होगा? 80 आएगा, उससे कम तो नहीं होगा। क्योंकि मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, पेपर भी यही है, जून भी यही है, हम यहीं मिलेंगे वापस से। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, मेरा नंबर आपको आखिर में दिया हुआ है। आप कभी मुझसे चैलेंज करें, तुषार सर आप तो बोले थे ऐसा ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ। आई एम गिविंग ओपन चैलेंज, क्योंकि कोई बहुत बड़ा थंब रूल नहीं है इसके लिए। ये बहुत एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि ये चैप्टर्स हम जानते हैं कि रियलिटी चैप्टर्स है। इसलिए मैंने आपको बोला मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पावर्स उनकी, ये सब डेली वाले काम है सर। मैं अभी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जिस दिन आप सीएस बनेंगे ना, उस दिन आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, और वही सोचकर आपसे एग्जाम में पूछते क्वेश्चन। जो एग्जाम में नहीं है, जो रियल लाइफ में नहीं है, वो नहीं पूछते। लोन टू डायरेक्टर कितना रियल रियल स्टोरी है। लोन टू डायरेक्टर, हर आए दिन लोग लोन टू डायरेक्टर वाला कंसेप्ट में फंसते हैं। 185 में, 185, 186, 188, 188 सुना होगा आप, रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये कॉमन चीज़ और रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डायरेक्टर्स लोग एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है। ये रियल चीज़ है, और ये एग्जाम में आएगी भी, क्योंकि यही चीज़ आपको सीएस बनने के बाद काम में आने वाली है। यही चीज़ काम में आएगी। मुझे बताइए, प्रॉस्पेक्टस आप कब इशू करते हो? हर महीने, हर 2 महीने में एक बार? नहीं सर, 2-3 साल में एक बार इशू होता है बस, या वो भी ज़रूरत पड़ी तब ना। प्रॉस्पेक्टस बार बार नहीं होता इशू। तो एग्जाम में भी उसका वेटेज ठीक ठाक है, खराब नहीं है, ठीक ठाक। बायबैक, कंपनी रोज बायबैक करती है क्या? नहीं करती है। बायबैक अच्छा टॉपिक है, बट उतना वेटेज नहीं है, बट कहने की यहाँ या यहाँ आएगा, बट जो रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो यहाँ आएगा। तो स्टडीज ऐसी करो जो कि आपको कंसेप्ट पास करे, ठीक है ना। तो ये कुछ अपन पढ़ेंगे आगे। दूसरा, नेचर ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली आते हैं। आपको भी पढ़ा पढ़ा कि इमोशनल हो गया, ठीक है ना। चलिए, एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। कमेंट, पहला क्वेश्चन कमेंट वाला होता है, डिफरेंस आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा, और सबसे मेन केस लॉ आएंगे। ये 4 पैटर्न हो सकते हैं एग्जाम। अभी आप देखोगे ना, ये पेपर आपके सामने ही है, देखो ये पहला पेपर था, कोई भी निकालो आप, इसमें कमेंट वाला क्वेश्चन था पहला वाला, फिर कुछ डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन हो गए कुछ, ये डिस्क्रिप्टिव वाले हो गए, और बाकी तो भरे ही है। देखो केस लॉस, केस लॉस, केस लॉस, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया फिर से, बट केस लॉ, 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 डिस्क्रिप्टिव। यानी पेपर 4 टाइप से आ सकता है। कमेंट पहला क्वेश्चन, डिफरेंस कहीं ना बीच में आएगा, डिस्क्रिप्टिव बीच बीच में आता रहेगा, बट सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा आपका केस स्टडी। और ये 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 4 अपने रूल ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला होता है अप्रोच, प्रॉपर अप्रोच, हाउ टू राइट द प्रॉपर आंसर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपरली उसको आंसर को लिखना इज कॉल्ड प्रॉपर प्रेजेंटेशन। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या? इंग्लिश, हिंदी? इंग्लिश ही लिखेंगे, बट इंग्लिश में भी लैंग्वेज का जो टोन होगा वो इतना ब्यूटीफुल होगा, इतना प्रॉपरली आप फ्लो में लिखेंगे कि लोग खुश हो जाए सुनकर, पढ़ के देख के खुश हो जाए। प्रॉपरली लैंग्वेज का यूज ऑफ वर्ड्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इफ यू नो द सेक्शन, ऑलवेज राइट एज पर द सेक्शन दिस दिस दिस। जैसे एज पर सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट शेयर्स क्या होते हैं, फिर राइट शेयर यूज करेंगे। ऐसे जो भी आप किस लिख रहे हो,
एज पर सेक्शन 96 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एवरी कंपनी मस्ट टेक AGM, सेक्शन 100 EGM, हर चीज नोटिस है, जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हो सेक्शन मालूम है तो ठीक है, बट ऐसा मत देखना सेक्शन 9 एज पर सेक्शन 98 ऑफ कंपनी एक्ट AGM शुड बी टेकन। इससे क्या होगा, मीनिंग बदल जाएगा। 98 सेक्शन है ही नहीं, सेक्शन 109 ऑफ कंपनी एक्ट टॉक्स अबाउट EGM, नहीं भाई EGM है सेक्शन 100। तो या तो आता है तो फिर लिखो, नहीं आता है तो फिर काम करना एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 13, कंपनी एक्ट 56, ऐसा लिखो। कम से कम लॉ में तो लगेगा टच। तो लैंग्वेज का यूज प्रॉपर होना चाहिए। और चौथा, अपने आप को एक्सप्रेस करो। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, देखो क्या होता है, जब आप मुझसे बात करते हो तो अपने चेहरे से आप मुझे क्या करते हो, अपनी बातें एक्सप्रेस करते हो, बट जब आप लिखते हो तो अपने राइटिंग से एक्सप्रेस करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एग्जामिनर आई एम नॉट अवेयर अबाउट व्हाट द पर्सन्स फेस, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप मुझे देख पाएंगे, पर मैं जानता नहीं आपको कि कौन पढ़ रहा है। पूरे नागपुर में या पूरी इंडिया में हजारों लोग मेरे को देखते हैं, सुनते हैं, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस कि कौन देख रहा है। बट आप मुझे देख रहे हो ना, आप मुझे जज कर रहे हो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, मेरे बातों से, मेरे कंटेंट से, और फिर आप मेरे बारे में एक राय बनाएंगे कि हाँ यार अच्छा था, बुरा था, जो भी था। एग्जामिनर भी वही करता है। ही विल सी द आंसर शीट एंड ही विल मेक एन ओपिनियन, यार ये बंदा अच्छा है या बुरा है। जैसे उस बंदे का एग्जाम्पल वापस याद करो, बॉम्ब ब्लास्ट वाला एग्जाम्पल जो लिया था, उस बंदे के बारे में क्या बना होगा ओपिनियन बंदे का, एग्जामिनर का। पहले तो हंसा होगा ऑब्वियसली, पर दिन बाद में गुस्सा भी तो आया होगा ना। आपको भी तो आया होगा गुस्सा, आपको भी हंसी आई होगी पहले, बट दिन गुस्सा भी तो आया होगा कि यार ऐसे कैसे कोई हो सकता है जो इतना अजीब आंसर लिखे। ठीक है, खैर, तो ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है। अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए, द राइटिंग प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर, राइटिंग अंडरलाइन करना, प्रॉपर स्पेस देना, ठीक है, पैराग्राफ्स कंक्लूजन करना, लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, सबसे आखिरी में द एक्सप्रेशन, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, द वे यू एक्सप्रेस योर आंसर्स। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, मक्का काम की बात पे आते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे वो चैप्टर्स जो A कैटेगरी में आता है, B कैटेगरी में आता है और C कैटेगरी में आता है, जिससे आप प्रॉपर पढ़ पाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए, अभी जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर अटेम्प्ट, इट विल चेंज योर करिकुलम। आप CS एग्जीक्यूटिव से आगे प्रोफेशनल बात जा सकते हो अगर प्रॉपर ध्यान देंगे और टिप्स फॉलो करेंगे। ठीक है ना। 5 एग्जाम की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैप्टर का कुछ आया होगा, एनी गेस? सबसे बड़ा चैप्टर पूरे 35 चैप्टरों में से, 33 चैप्टर में से सबसे बड़ा चैप्टर होना चाहिए, वो रहा आपके सामने। अब पहला चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, बोर्ड एंड पावर्स। इफ यू सी द मॉड्यूल, एज पर मॉड्यूल चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16, इसको बाद में आप लिख लेना अच्छे से। 61 मार्क का एग्जाम आया पिछले 5 एग्जाम में 61, मतलब एवरेजली हर एग्जाम में 12 मार्क, 12 है तो 60, एवरेजली हर एग्जाम में 12 मार्क। अब एवरेज है ये, किसी एग्जाम में 8 मार्क का भी आया होगा, किसी में 16 मार्क का भी आया होगा, बट एवरेजली हर एग्जाम में 12 मार्क का आया है। इंपॉर्टेंट है। इसे बोर्ड पावर्स वही सब है, सब कुछ देखो, सबसे ज़्यादा इसमें टॉपिक है सेक्शन 185, 186, 188, सब इसी में ही है। लोन टू डायरेक्टर, RPT, पावर्स ऑफ बोर्ड, एक्सक्लूसिव पावर्स, मेंबर से मिली हुई पावर, हर चीज़ इसमें, कमिटी मीटिंग से लेकर हर चीज़ इसमें, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो सेक्शन इस पर टोटल 61 मार्क का है। इसके बाद चैप्टर, उसके अगला वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, KMP, की मैनेजरियल पर्सनल, KMP, 56 मार्क्स। चैप्टर नंबर 17 आपके, आई डोंट नो आपके पास कौन से नोट्स और क्या है, इससे मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 17 सबसे इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंपनी ऑल अबाउट, फीचर्स ऑफ कंपनी, एंड सबसे मेन इसमें क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। उस पर बहुत सारे केसेस आपको पता होंगे, स्टैच्यूरी प्रोविजन, जुडिशियल, स्टैच्यूरी जुडिशियल, बहुत सारे केसेस भी उसके अंदर में। बेस्ट चैप्टर ये, इस पे एग्जाम में बहुत आया है। चैप्टर 4, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, चैप्टर 4, इसमें मेमोरेंडम आर्टिकल है, हाउ टू अल्टर मेमोरेंडम आर्टिकल्स वो है, और सबसे बड़ी बात 4 डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। 4 डॉक्ट्रिन्स है, ऑल्ट्रेशन है, इसमें केसेस बहुत अच्छे अच्छे, रॉयल ब्रिज बैंक वर्सेस तारकवंड, एशबरी रेलवे कैरेज वाला केस इसमें है, बहुत बढ़िया बढ़िया केसेस है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 चैप्टर।
चैप्टर नंबर 21 आपके सिलेबस का अकाउंट्स ऑडिट 41 मार्क्स का इसमें एग्जाम में आया एवरेज, ठीक है ना। 41 मार्क मतलब एवरेजली हर एग्जाम में 8 मार्क, ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ कैपिटल 39 मीटिंग्स में से आया है 35 मार्क के आसपास। प्रॉस्पेक्टस में से आया है 34 मार्क के आसपास। और सबसे आखिरी में टाइप्स ऑफ कंपनीज चैप्टर नंबर 2 33 मार्क्स। तो चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 6 इसमें से आया है, चैप्टर नंबर 18 आपके मॉड्यूल से, प्रॉस्पेक्टस चैप्टर नंबर 8 और टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 2। ये सब मिला लो अगर मैं एवरेजली, प्लीज ध्यान देना, एग्जाम में 395 मार्क्स का आया है। पिछले 5 एग्जाम में 395 इसमें से आया है। 395 अगर पिछले 5 में आया था, मैं इसको राउंड फिगर 400 मार्क कर लेता हूँ, 400 कर लेता हूँ ना। 400 5 एग्जाम में कितना होता है, 400 डिवाइड बाई 5 80। 80 मार्क का एग्जाम है। अब आप उसमें सर 80 मार्क का है तो फिर 60% कैसे हुआ, 80 हुआ? नहीं, मेरा पेपर कितने मार्क का पता है आपको? आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ये कैटेगरी ए हुई। कैटेगरी बी, इसको अभी भी आप पॉज करके बीच में रुक लिख लेना, ठीक है ना, पीछे वापस जाके पॉज करके लिख लेना। मैं ज़्यादा देर क्योंकि इसमें अभी वेट नहीं करूँगा आपके लिए, आप लिख लेना इसको अच्छे से। चैप्टर नंबर 14 डायरेक्टर से आया हुआ है, बी कैटेगरी है ये, मतलब 30 मार्क्स से नीचे वाले एवरेज। चैप्टर नंबर 22 डिविडेंड एलएलपी से आया हुआ है। वाइंडिंग अप प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 3। ट्रांसफर ट्रांसमिशन चैप्टर नंबर 13 ट्रांसफर ट्रांसमिशन, इसमें से इतना मार्क्स का एग्जाम में है, 16 मार्क का। 16 मार्क मतलब एवरेजली 5 मार्क एग्जाम में 3-4 मार्क 3-4 मार्क का आता है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पावर रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर चैप्टर नंबर 23-24। डिपॉजिट चैप्टर नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट। चार्जेस चैप्टर नंबर 10 अच्छे से इसमें एग्जाम में आया हुआ है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर नंबर 11 इसमें से एग्जाम में आया हुआ है। और ये चैप्टर नंबर 26 मेजॉरिटी रूल्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, आपने पढ़ा होगा ना वो, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वो सब। टोटल एग्जाम में आया है 201 मार्क का। पिछले 5 एग्जाम में 201 मार्क, 201 मार्क मतलब 200 ले, 200 डिवाइड बाय 5 40 हो गया सर। 80 मार्क का वहाँ 40 मार्क का 120 हो गया सर, कुछ भी बात करते हो, ठीक है, वेट करो। और कैटेगरी सी, जिसको मैं बोलता हूँ कि आप इसको स्किप कर सकते हो या बाद में पढ़ो, कम पढ़ो, देख लो क्यों कम पढ़ना है। शेयर कैपिटल चैप्टर नंबर 7, डेट कैपिटल चैप्टर नंबर 9, मेंबरशिप ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 12, सब में 8 मार्क का आया हुआ है एवरेजली। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चैप्टर नंबर 15, ये नया कंसेप्ट है, इसमें एग्जाम में आ भी सकता है, यहाँ से तो बहुत थोड़ा सा अजीब है। रजिस्टर फॉर्म रिटर्न्स इसमें आए। अब देखिए इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर नंबर 25 इसमें से आया हुआ है। ई गवर्नेंस लास्ट चैप्टर, उसमें है ना प्रीफिल कैसे करते हैं, फॉर्म वॉर्म, MCA 21 वो सब दिया, तो एग्जाम में आएगा, ठीक है, 8 मार्क का। लोन्स इन्वेस्टमेंट चैप्टर नंबर 19 सेक्शन 186 वो आपने पढ़ा होगा, 60% और 100% हाई ईयर वाला फॉर्मूला थोड़ा याद होगा ना, वो वाला टॉपिक। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर नंबर 27 आसपास आएगा। बट चैप्टर नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्जन एक भी मार्क का नहीं आया पिछले 5 एग्जाम में। ये मेरा कोई, मैंने नहीं बोला, आप चेक कर सकते हो कभी भी। प्रोड्यूसर कंपनी नहीं आया, स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं आया, इतने में से एग्जाम में नहीं आया। पिछले 5 एग्जाम में 64 मार्क्स, मतलब एवरेज 60 ले लो तो कितना हो गया एवरेज, 12 मार्क्स, 80 132 मार्क्स, राइट। आपका पेपर पता है कितने मार्क का आता है, 132 मार्क का आता है। कैसे? आपको सॉल्व भले 100 मार्क का करना पड़ता है, बट आपको 2 क्वेश्चन 16-16 मार्क के एक्स्ट्रा भी आते हैं जो स्किप करने पड़ जाते हैं ना, 2 और 2A, ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा। कहाँ गया, ये रहा, है ना, ये देखो 2 या 2A, 2 मतलब 4 मार्क ईच, मतलब 16 मार्क्स या 16 मार्क्स, या तो ये करो या ये करो। अगर आप ये करते हो तो ये छोड़ोगे 16 मार्क का, ऐसे ही क्वेश्चन 3 में ना, या कहीं तो भी और है शायद, हाँ ये 3 और 3A, ये छोड़ दिया तो 16 मार्क, 16-16 32 मार्क, 32 मार्क का हाफ पेपर में छोड़ते हो, बट पेपर कितने मार्क आता है टोटल आपको, 132, सॉल्व करते हो 100 मार्क का। इसलिए मैंने आपको जो बताया वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कि मैं जानता हूँ आपका पेपर 100 मार्क का है, बट देन द क्वेश्चंस विल कम फॉर 132 मार्क्स। मैं आपको जो भी हिसाब बताया है वो आउट ऑफ 132 है। इसका फाइनल आंसर देख लो आप, तो आप देख सकते हो
टोटल में से 57.95 मतलब 58%, इफ यू कंपेयर 395 डिवाइड बाय 660, 132 मार्क्स का 5 पेपर ऐसे, तो 57.98 मतलब 58%, 30%, 12%, एंड दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट दिस पेपर, ठीक है ना। और सिमिलरली क्वेश्चन कैसे आता है मैंने बताया था आपको, 4 पेपर क्वेश्चन आता है आपको। पहला कमेंट, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, दूसरा वो डिस्टिंग्विश, तीसरा डिस्क्रिप्टिव एंड चौथा केस स्टडी। ये 4 बातें बेसिकली आती है। आप देख लो कैसा पेपर आया है। दिसंबर 13 में 20 मार्क का कमेंट, जून 2014 में 20, दिसंबर 2014 में 20, जून 2015 में 20, दिसंबर 15 में 20। मतलब ये कमेंट वाला क्वेश्चन पहला वाला फिक्स्ड है। सो इज डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन, वो भी मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 में नॉर्मली आया हुआ है 16 मार्क का, 16 16 16 16 16 फिक्स्ड है, तो 80 मार्क्स ये हो गए पिछले। मतलब हर एग्जाम में 16 मार्क का ये आएगा, 20 मार्क का ही आएगा ऐसा मान लो। बट बच्चा पेपर कौन सा, डिस्क्रिप्टिव। दिसंबर में 40 मार्क के आसपास आया है, जून में 52 का आ गया है, 36 का आ गया है, 40 का आ गया है, 44। देखो 40 से 50 के बीच में कभी 36 गया तो कभी 52 गया, मतलब एवरेज 40 टू 50 के बीच में रहता ही है। टोटल 212 मार्क्स का, पर सबसे ज़्यादा केस स्टडीज 52 मार्क्स, 44 मार्क्स, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, 52 मार्क्स, ये एवरेजली 50 टू 60 मार्क के आसपास रहेगा, 268। तो इफ आई गो लाइक दिस, आखिरी में समरी देखूं तो 100 मार्क का कमेंट, टोटल 660 मार्क्स, 132 इंटू 5 मार्क्स, याद है ना, 5 पेपर के 132 मार्क्स, 660 मार्क का पेपर आता है, ऐसे आता है। थोड़ा सा समझ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे देखो, ये देखो कमेंट पे 15% मार्क्स का क्वेश्चन आया है और डिस्टिंग्विश में 12% आया है, बट डिस्क्रिप्टिव में 32 और केस स्टडी में 40, तो ये मिला लो अगर आप तो 72% क्वेश्चन किस पे आएंगे आपको, केस स्टडी और डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव भी बच्चों वाला नहीं होता है, घुमावदार होता है, कमेंट करो, ऐसा बताओ वैसा बताओ, ये वाला। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। तो बच्चों वी आर इन टू लास्ट स्टेज नाउ। व्हाट वी डिड, कैसे पढ़ा हमने, क्या क्या समझा हमने समझा कि क्या प्रॉब्लम आप लोग, क्यों मैंने स्टार्ट किया था आपसे बताना कि क्यों बच्चे फेल होते हैं, क्यों बच्चे कम मार्क्स आते हैं। मैंने बताया था कि व्हाट आईसीएसआई सेज अबाउट दिस, व्हाट आईसीएसआई से ऑन दिस, वो बताया मैंने आपको। एंड देन वी डिस्कस अबाउट कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आप समझ में आपको आ रहा होगा, वो जो पहले कैटेगरी ए और बी थे 20 चैप्टर, अगर आप पूरे 20 चैप्टर पढ़ लेते हो आप 80 से 90% मार्क्स का एग्जाम में लिख पाओगे, मेरी गारंटी आपकी है। 80 तो कहीं नहीं गया सर, 90 तो मैंने आपको टोटल बताया यहाँ पे, पर 90 इज फास्ट 5 ना, हो सकता है कि इस बार वो 90 नहीं आए, 95 भी नहीं आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, बट सर 80 आएगा। 80 से नीचे 70 20 तो नहीं आएगा प्लीज़। और फिर भी 70 भी आ गया, बहुत ही बदतर, मेरा जो डायलॉग था वो नहीं सही हुआ, 70 भी आ गया, सर क्या गलत है। वो 70 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 50% 60% कोर्स पढ़ना है प्रॉपर वाला, और बाकी 40% कोर्स आप पढ़ते हो 10 मार्क के लिए, 15 मार्क 20 मार्क के लिए पढ़ो ना, बिल्कुल पढ़ो, पर थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। ज़्यादा टाइम किसको दो, वो ए कैटेगरी वाले को, बी कैटेगरी वाले को, कम टाइम किसको दो, सी वाले को। मैंने बिल्कुल नहीं बोला एज अ प्रोफेसर, मैं कभी नहीं बोल सकता कि ये चैप्टर छोड़ो, नहीं, मैंने आपको वो सब करने के लिए नहीं बुलाया था, नहीं, मैंने आपको सब लेक्चर इसलिए दिया है कि आप ये बोलूँ मैं आपको कि आखिरी के 10 चैप्टर छोड़ दो ना, नहीं छोड़ना है। जिसमें से 0 मार्क का है पता आपको, वो एग्जाम में इस बार आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको ये छोड़ दो वो पढ़ लो ऐसा कर लो इसके लिए नहीं बुलाया, मैं आपको सिर्फ आपके आंखें खोल रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। फाइनली ऑब्वियसली जो मेन टॉपिक पर्पस आप ध्यान देंगे, क्या करना चाहिए आपको, अगर आपको अभी भी करना है तो क्या करें। आई होप आपने पढ़ाई कर ली होगी, आपने सब रिवीजन कर लिया होगा, फिर भी एज अ प्रोफेसर आई एम कमिंग विद अ लेक्चर, डीवीडी लेक्चर्स, मेरे पूरे लेक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नागपुर में भी कई बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, और यूट्यूब पे भी मेरे लिंक्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली गुड, बिकॉज जो आपको बताया मैंने, हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट आंसर, ये सब बातें मैं आपको लेक्चर में समझाऊंगा अच्छे से, और कि कैसे लिखना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, एंड यू ऑल्सो कैन सी द डेमोज, ठीक है ना। सो दिस इज द लेक्चर, सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ, रिवीजन लेक्चर्स फॉर जून 2016 एग्जाम्स के लिए भी मैंने लॉन्च किया हुआ है। लेक्चर्स विल बी ऑन डीवीडी प्लस रिवीजन नोट्स। रेगुलर प्राइस मेरी 3000 रुपीज़ की डीवीडी की है, बट यू विल गेट डिस्काउंटेड प्राइस 22,500 रुपीज़, बट ऑनली टिल 31st March। इफ यू बुक टिल 31st March
यू विल गेट द डीवीडीज बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। आपको 7, 8, 10 तारीख तक मिल जाएंगे, 10 अप्रैल तक आपको डीवीडी मिल जाएंगी। और 10 अप्रैल से लेकर आप 31 मई तक के पूरे बोलते हैं ना 1 महीने 1.5 महीने में आप इसको कम से कम 10 बार देख सकते हो, मैक्सिमम 10 बार देख सकते हो, 2-3 बार देख सकते हो। जब मन में आए पॉज कर सकते हो, रात को 12 बजे देखो, सुबह 6 बजे देखो, जब मन में आए देखो, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस लेक्चर में मैंने वो 20 चैप्टर कवर किए, मैंने पूरे 30 चैप्टर तो कवर नहीं किए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सब कुछ पढ़ाना इन शॉर्ट मोमेंट पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको क्वालिटी पे ध्यान दूंगा, ना कि क्वांटिटी पे। तो मैंने आपके लिए वो 20 चैप्टर रिकॉर्ड किए हैं, 20 चैप्टर, जिसकी फीस काफ़ी सिर्फ बहुत नॉमिनल है, 2500 रुपये। इसको और आप लेके घर में पढ़ सकते हो, और आप 24/7 पढ़ सकते हो उसको। नो नीड टू गो टू क्लासेस एनीवेयर, ऑल द वे पेट्रोल खर्च करके जा रहे हो, रिविजन बैच कर रहे हो, नो। एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स प्रॉपरली, क्योंकि मेरा मेन हमेशा फोकस रहता है कि मैं आपको कंसेप्ट बताऊं। अभी भी बताऊंगा, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा पहला बार पढ़ रहा है कि रिवीजन पढ़ रहा है। विल डिस्कस इन डिटेल, आई विल टेल यू द केस लॉस, हाउ टू राइट केस लॉस। सबसे बड़ा क्वेश्चन लिखना कैसे बताऊंगा मैं आपको, मेरा एक लेक्चर डेडिकेटेड उस पर भी है, लिखना कैसे। आई विल हेल्प यू टू राइट द प्रॉपर आंसर्स ऑल्सो, कि कैसे आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। और पूरा लेक्चर करीब करीब 50 से 55 घंटे का है, बस 50-55 घंटे का है। 50-55 घंटे पढ़कर आप अच्छे से क्वालिटी पास कर सकते हो। मतलब एक चैप्टर अंदाजन 3 घंटे का, अंदाजन, कुछ कम कुछ ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, बट एवरेजली 3 to 3 आवर्स का है। तो देखो 55 आवर्स भी इतने छोटे नहीं होते और ज़्यादा भी नहीं है। मेरा रेगुलर लेक्चर 150 घंटे का जाता है रेगुलर, तो ये एकदम रेगुलर भी नहीं है और एकदम 20 घंटे का भी नहीं है कि बस मैं टच कर दूँ छोड़ दूँ। तो मैंने इसको बीच बहुत अच्छे से मैनेज किया है, 55 आवर्स का दिया हूँ इसको। आप अगर डेली भी 2-2 घंटा भी पढ़ेंगे ना, डेली 2 घंटा एक चैप्टर रोज़, तो आप 15-20 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो अच्छे से। और बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, आपके चलते रहेंगे। और नहीं तो फिर किसी दिन 4-4 घंटे 6-6 घंटे पढ़ लिया, हफ्ते भर में कोर्स खत्म कर लो, आपकी मर्जी। हफ्ते भर में कोर्स खत्म कर लो, सुबह शाम पढ़ के फिर रिवीजन करते रहो, अगले बार फिर वापस खोल लिया, फिर पढ़ लिया, आप कितना बार भी कर सकते हो। तो लेक्चर्स के बहुत फ़ायदे हैं, और पूरे इंडिया में आपको ये अवेलेबल होंगे डिलीवरी के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू परचेज इट, यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट www.payumani.com/store/buy/company law, या फिर इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर 8055640662। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बट ये वेबसाइट पे आप जाकर इसके थ्रू आप जाके पेमेंट कर सकते हो, फिर आपको कॉल आएगा हमारी तरफ से और डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। विल गेट सीडीज लाइक दिस, डीवीडीज लाइक दिस, डीवीडीज विल बी ऑफ नंबर्स, 5-6 डीवीडी रहेंगी उसके अंदर में, तो डीवीडी रहेगी और इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप इट इज़, ठीक है, कंफर्टेबल टू यू। Even you don't want to buy it, that's perfectly all right. These are the two purposes for which I wanted to record this lecture for you, especially because the first purpose was first, that is you should able to understand what a CS, what a company secretary course is, what a paper of company law is. Don't even take it a subject कि इसको सिर्फ आप नॉर्मली पढ़ के पास कर लो। इंडेप्थ नॉलेज, थॉरो नॉलेज चाहिए आपको, एग्जाम पास करनी है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज नॉट द कंसेप्ट, शायद आपको कंसेप्ट समझता भी होगा, मैंने आपको 4 क्वेश्चन पूछे थे, डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, मे बी येस, बट देन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट, कोई बताता नहीं आपको। या तो बीकॉम लेवल में आप जैसे लंबे लंबे पेजेस भरते हो, आप शायद यहाँ भरते हो, यू आर नॉट एबल टू प्रॉपरली ड्राफ्ट द आंसर, देयर आर सो मेनी इशूज, एंड दैट्स वाई यू मे लैक समहाउ। But I am very much sure if you join these lectures, if you purchase these lectures, it will definitely help you throughout the life, ठीक है। So this is all about this lecture, and I hope that you will get benefited by this lecture. Even you don't buy these DVDs, that's perfect, all right, but then at least follow that system of 20 chapters, ठीक है। So this is all about these lectures, ठीक है। These are my details, my name, my phone number on which you can contact, WhatsApp number, ठीक है। And then these are 2 things, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन ले एक बार अच्छे से। ये http:// ठीक है, ये वेबसाइट आपको मैंने ये दिया हुआ, क्या बोलते हैं, URL लिंक दिया हुआ है मैंने, इसको आप क्लिक करें या फिर अपने इस पर डालें गूगल क्रोम पे, और जस्ट करके एंटर दबा दे, आपको मेरे डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। या तो फिर सबसे बेस्ट यूट्यूब पे जाइए, जस्ट टाइप करें तुषार पहाड़े, मेरा नाम टाइप करेंगे तुषार पहाड़े, और इस पर जाएंगे यूट्यूब पे, आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर्स, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी आ जाएगा। और आपको बाय करना तो ये आपका वेबसाइट है बाय करने के लिए, ठीक है, https, और वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। या फिर मैंने आपको पिछले साइड में दिया भी था payumani.com,
ठीक है, स्लैश स्टोर बाय कंपनी लॉ, राइट। तो ये दोनों चीज़ आप देख सकते हो और आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस, www.payumoney.com/store/buy company, right? So I hope you are comfortable with this. To buy these DVDs, you can call to that number 8055. You have any personal query with me, you can always talk to me. You can WhatsApp me. You can always call me on this number. I'm available for you. Even I'm not available, I will obviously call back you later on, right? But meanwhile, study properly so that you can clear exam in June 2016. And I don't want any of the student जो ये मेरा लेक्चर देख रहा है अगले बार वापस से देखे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पास करके ख़त्म करेंगे इस बार, राइट? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम as well as your studies. Thank you very much.